इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया है, करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम फॉर 1 मिनट, हीट प्रोड्यूस्ड क्या है, आई स्क्वायर आर टी आंसर, आई स्क्वायर आर टी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल जिसकी ईएमएफ ई है, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मार्क करना है, डी ऑप्शन है, ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मार्क करने को आया है। नेक्स्ट है, पीसीज ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन इनिशियली एट रूम टेम्परेचर बोथ आर हीटेड एट टेम्परेचर टी, कंडक्टिविटी का क्या होगा? देखो सेमीकंडक्टर को तो फायदा है टेम्परेचर बढ़ाने से, कंडक्टिविटी बढ़ती है, और जो आपका कॉपर है उसकी घटती है, तो कॉपर की डिक्रीज होगी, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, डिफाइन करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया होता है, एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, याद है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होती हैं उसका एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। और एक्सप्रेशन डराइव करो किसकी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओम लॉ का प्रूफ याद है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम लॉ के डेरिवेशन के अंदर आर इज रो एल बाई ए का प्रूफ था, आपको याद होगा, उसके अंदर कुछ ऐसा रिजल्ट आता था, ये वाला m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये प्रूफ पूछा गया है। तो ओम लॉ के प्रूफ से हमने किया था, जिसमें एवरेज जो दो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज निकाली थी उनको इक्वेट किया था, उनको इक्वेट करके रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके आना है। ठीक, स्टेडी करंट, करंट की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, क्या करें, करंट पता है, टाइम पता है, करंट इंटू टाइम करके चार्ज आएगा, और चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, वहां से एन की वैल्यू आएगी। ठीक, तो वहां से एन की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है, कंडक्टर 10 ओम का इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट आइडल सोर्स, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स क्या होगा, V स्क्वायर बाय आर, V पता है, R पता है, V स्क्वायर बाय आर पावर का फॉर्मूला आंसर। ठीक है, यहां तक V भी पता है, R भी पता है, आंसर। नेक्स्ट, दो सेल्स हैं E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेज R1 R2, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और कैसे कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव विद सेम पोलैरिटी कह रहा है, कनेक्टेड टुगेदर। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, हमने किया था सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, इसकी डेरिवेशन है, जिसमें ये प्रूफ था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, इसका प्रूफ आया हुआ, डेरिवेशन है। करंट I की वैल्यू 60 है, आपको बताना है कितना चार्ज पास किया जा रहा है 0 से 3 सेकेंड, तो चार्ज क्या होता है, करंट I dt की इंटीग्रेशन, करंट की वैल्यू 60 की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 0 से लेके टाइम 3 सेकेंड तक, इंटीग्रेट कर लेना, आंसर चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। आपको बताना है कि जब मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया बैक, उसके V अप्लाइड किया कंडक्टर के अक्रॉस, करंट डेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस V को हम डबल करेंगे। पहले ये देखते हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या कैसे डिपेंडेंट है। अगर आपको ओम लॉ वेक्टर फॉर्म में याद है, तो J का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा इंटू E, ये भी तरीका था। तो J जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है, तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। तुमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया, तुम्हारी करंट डेंसिटी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, कंडक्टर को स्ट्रेच किया ताकि उसका एरिया क्या हो जाए, A/2। सबसे पहले याद रखना, अगर आपके पास ओरिजिनल कंडक्टर L है, एरिया A है, और तुमने इसको खींच दिया सच दैट एरिया A/2 हो जाए, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम सेम कर देना, L डैश की वैल्यू क्या जाएगी, ट्वाइस। तो स्ट्रेच करने से ये पता लग रहा है कि लेंथ क्या हो गई, ट्वाइस। V रिमेनिंग दी सेम, कह रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होगा करंट डेंसिटी को, जब तुम्हारा V सेम है तो करंट डेंसिटी लेंथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ तुम्हारी क्या होगी, डबल, तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, हाफ, लेंथ डबल होगी, करंट डेंसिटी हाफ। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, ठीक, 2023 का पेपर चल रहा है, ये 2024 लास्ट ईयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, सही है। अल्फा, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है कंडक्टर्स की और नेगेटिव है सेमीकंडक्टर्स के लिए। रीजन, द चार्ज कैरियर इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज, मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज हैं। वेयर एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, बिल्कुल ट्रू है, पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नहीं कि ये एकदम करेक्ट है। बट आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका आपस में लेना देना नहीं है, ये करेक्ट है पर आपस में लेना देना नहीं है इसका, ठीक। When electrons drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in a conductor are moving in the same direction. जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो वो रैंडम मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब तुम फील्ड अप्लाई करते हो तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन पहली स्टेटमेंट ये नहीं कह रही, वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो रैंडम भी मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये ट्रू मार्क किया हुआ है, ट्रू इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल सही है, पर रास्ते में उनकी क्या हो जाती हैं, कोलिजन्स, टक्कर मारने के बाद उनकी डायरेक्शंस क्या हो जाती हैं, चेंज, और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं, पर लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, हमेशा स्ट्रेट मूव करेंगे ये जरूरी नहीं है। और सेकेंड है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सुपर इम्पोज कर दिया गया है रैंडम वेलोसिटीज के ऊपर, सही है ये स्टेटमेंट। जब आपने ड्रिफ्ट नहीं अप्लाई की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, तो थर्मल एजिटेशन थी, थर्मल हीट की वजह से क्या हो रहा था, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में थे, उनके पास वेलोसिटी तो थी, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, वो वेलोसिटीज को क्या कर गए, सुपर इम्पोज कर गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मल वेलोसिटीज नहीं है, थर्मल वेलोसिटी तो अब भी है, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज उसको सुपर इम्पोज करके उसको आगे ले जाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। और क्योंकि ये ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं और ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई कर रहा है, तो ये इसका रीजन भी माना जाएगा, ये ट्रू है और इसका रीजन भी है ऐसा। तो ये स्टेटमेंट तो चलो फिर भी बात समझ में आती है, पर कंफ्यूजिंग है क्योंकि कोलिजन कंसीडर करेगा ये हम सोच नहीं पाते, और ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैंने देखा कहां से लिया, विकिपीडिया से रखा है, ये देखो यहां से ढूंढ के लाया। एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेफिनेट स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ढूंढ रहा होगा पेपर डालने वाला, तो वो क्या कहां से ढूंढूं, ड्रिफ्ट के बारे में क्या लिखूं, फिर स्टेटमेंट बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो मैं भी कहूँ यार एनसीईआरटी में हमने तो पढ़ा नहीं है, ठीक है चलो इन एनी केस जो भी है उसने ठीक क्वेश्चन बनाया जो भी बनाया। इलेक्ट्रिक हीटर्स की पावर P1 एंड P2 है और वोल्टेज भी है, वो किस में कनेक्ट कर दिए गए, वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए। कह रहा है फिर टोटल पावर क्या होगी। अब देखो ये हमने किया था हीटिंग इफेक्ट में, दो बल्ब सीरीज में है, दो बल्ब पैरेलल में, तो इफेक्टिव पावर कैसे करते हैं। तो आप ऐसा कर लेना, पहले बल्ब के लिए V²/P1 क्या रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे बल्ब के लिए V²/P2 क्या रेजिस्टेंस R2 है। अगर पेपर में आ जाता है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो तुम फॉर्मूला ये लगा लेना, रेजिस्टेंस इज सीरीज क्या होता है R1 एंड R2, R1 की जगह V²/P1 V²/P2 और रिजल्टेंट में V²/P सीरीज, ऐसे। तो 1/P क्या आएगा, 1/P1 + 1/P2, ये प्रूव हो गया सीरीज में। पर उसने क्या पूछा, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में पूछा तो पैरेलल में काम करना, R ऑफ S ये 1/R पैरेलल क्या लगेगा, 1/R1 + 1/R2। तुम यहां पर वैल्यू पुट करना, 1/R1 की जगह V²/P1 ऐसे, यहां पे पुट करना V²/P2 और यहां पर पुट करना V²/इफेक्टिव P। तो जब सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल लोगे तो P इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, P1 + P2, ये प्रूव करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट पावर क्या होती है, P1 + P2, और सीरीज में क्या होती है 1/P 1/P1 + 1/P2।
तो ये प्रूफ आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। हालांकि मेरी बुकलेट में मैंने लिखा भी हुआ है इस प्रूफ को, हीटिंग इफेक्ट में चेक कर लेना। नेक्स्ट है, इसके अंदर कह रहा है कि बीएम ब्रांच है, इसमें करंट बोलो कितना है। बीएम ब्रांच में करंट निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखो आप सीधा नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले ये दोनों लगाएं सीरीज में, जो आंसर आएगा 4R के साथ पैरेलल में, जो आंसर आएगा 2R के साथ सीरीज में, जो आंसर आएगा 4R के साथ पैरेलल में। फिर यहीं तक रोक लें तो आपके पास नेट आंसर 2R आएगा। इनको छोड़ दें दो ब्रांचेस को, इनमें बैटरी लगी हुई है, इनको छोड़ दें दो ब्रांचेस को, इसमें इनको एक बना लें। इनको एक करके आंसर क्या आएगा? इसमें 2R आएगा। अब लगाएं किरचॉफ लॉ, आई करंट भेजें, आई में से मान लो इसमें I1, इसमें I माइनस I1, इसमें लूप लॉ लगाएं, इसमें लूप लॉ लगाएं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, I1 की वैल्यू निकालें। हर बोर्ड के पेपर में किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन 100% आएगा, पक्का लगवाएगा ही लगवाएगा, देख लिया मैंने। लेकिन लगाएगा छोटा सा, मतलब I1 और I माइनस I1 इतना लगवाएगा बस। I2 I3 में नहीं जाता, बस I में से I1 गया, I माइनस I1 गया, इतना ही जितना है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट है, आपको इस क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ गिवन है? IV ग्राफ गिवन है। IV ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, कोई बताएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे I और V ग्राफ है ना, अगर VI ग्राफ है तो स्लोप क्या देगी? V बाई आई। IV ग्राफ की स्लोप क्या देगी? 1/r। तो इसकी स्लोप क्या होगी? tan 45, और इसकी स्लोप क्या होगी? tan 30। तो इसकी स्लोप tan 45 1/r1, इसकी स्लोप 1/r2। तो R1 R2 की रेशियो आ जाएगी यहाँ से। यही पहला पार्ट है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ RA एंड RB। तो स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, रेजिस्टिविटी की रेशियो निकालनी है। अब तुम रेजिस्टेंस की रेशियो तो निकाल चुके हो, तुम्हें लेंथ की रेशियो वो वैसी दे रहे, तुम्हें रेडियस की रेशियो भी दे रहे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, सिग्मा यूज किया, वैसे रो है ये। रो का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रो का फॉर्मूला क्या है? आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस की रेशियो तुम्हारे पास है, लेंथ की रेशियो तुम्हारे पास है, रेडियस की रेशियो तुम्हारे पास है, तो एरिया की रेशियो भी आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करके रेजिस्टिविटी की रेशियो आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है? और ध्यान से I अपॉन V ग्राफ ही आता है। I अपॉन V ग्राफ आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस ही देगा। ये ध्यान से पढ़ना है। अगर VI ग्राफ है तो R देगा स्लोप, और अगर IV ग्राफ है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे अटेम्प्ट करना है? जैसे फिर से आपको दो बैटरी दे दी और आपको क्या बता दिया? करंट बताओ ब्रांचेस में कितना है। क्या लगेगा? किरचॉफ लॉ। यहाँ से I करंट निकालो, I में से I1 गया, I माइनस I1 गया, तो लगा लेना इसमें किरचॉफ लॉ। I1 जहाँ से निकालना जैसे मर्जी कर लो। इसमें I करंट है तो इसमें I1 गया, इसमें I माइनस I1 गया, तो दो लूप लेके किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ मैंने बता दिया आपको आना ही आना है, 100% आना है। नेक्स्ट क्या लग रहा है आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ तो वायर ही नहीं है बी और डी के बीच में, हवा में लटकता हुआ देखो साइड है, तो सीरीज में है यार, तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है। मत लगा देना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या करना है? वो कह रहे हैं AM के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये दोनों किसमें? सीरीज में। आंसर इसके साथ इन पैरेलल में, जो आएगा इसके साथ इन सीरीज में, जो आएगा इसके साथ इन पैरेलल में, जो आएगा इसके साथ इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल। एक आंसर आ गया, ठीक। उसके बाद अगर मैं नेट रेजिस्टेंस पूछूं तो यहां तक तो सॉल्व कर ही चुके हो, फिर ये दो 10 और 8 भी किसमें हो जाएंगे? इन सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस आ गई, नेट बैटरी पता है, पावर निकालनी है, V इंटू आई। आंसर बिल्कुल 24 है, ठीक है यहां तक? हाँ 24 है। 8 देखो ठीक लिखा, जैसे लिखा। और इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भी देख रहे, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अप कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी में भी हल्का हल्का अप कर रहा है। 24 का पेपर थोड़ा सा ठीक है, ठीक। तो आई होप 24 जैसा पेपर आ जाए, हमारी तैयारी है, हमें क्या दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट डायग्राम देखें, देखा लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज याद है? इसका हमने बुकलेट में भी मैंने बना रखा है। तो इसको उड़ा देते थे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में। और इसको कैसे ब्रेक करना है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिखा रखा है, बुकलेट चेक कर लेना, उसमें यही क्वेश्चन सॉल्व है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल्ड। V को डबल कर दिया
तो कह रहे मोबिलिटी का क्या होगा। देखो जो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तुम इसको डबल करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा, क्योंकि ई क्या होता है वी डिवाइडेड बाय डी। तो ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। डबल होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाती है, वो तेज भागेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स मिलेगी, वो तेज भागेगा। मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। तो मोबिलिटी कांस्टेंट रहती है, तुम अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। मुश्किल, तेजी भागेगा इलेक्ट्रॉन उसका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लो उसके साथ। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होती है, आई बाई एन आई। एन आई करंट की जगह वी बाई आर, वी बाई आर का मतलब डबल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट डबल को डबल है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो ठीक बनाया 2024 में, ऐसी बात नहीं है, उलझा के रखा हुआ है बच्चे को। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी इन दी कंडक्टर का क्या होगा। तो अगर हम पोटेंशियल को डबल करेंगे, तो आज हमने किया था जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो ई के प्रोपोर्शनल है या वो वी के भी प्रोपोर्शनल है, इसको डबल करोगे तो करंट डेंसिटी भी डबल। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल at a constant temperature attains an average velocity under the action of electric field, hence obtain expression for it। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट 1 बजे सेंटर से बाहर निकलता है और कहता है यार समझ नहीं आया कौन सा क्वेश्चन था, पड़ोसी कहता है बेवकूफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन था, और ये 2024 का वही तो पेपर है। ड्रिफ्ट की वेलोसिटी पूछने का तरीका देखो, ड्रिफ्ट वर्ड यूज नहीं किया, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, कांस्टेंट वेलोसिटी निकालो, और कंडक्टर में कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल देना इन टर्म्स ऑफ टाउ, जो हमने किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना उसने, इन एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाल देना। ठीक है, तो कंसिडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम डायमीटर बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल ज्वाइंड इन सीरीज, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो आई बाई एन नहीं होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। आपको एन की रेशियो पता है, तो ड्रिफ्ट की रेशियो आ जाएगी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एन। दो कंडक्टर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज A1 एंड A2। तो लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों के डिफरेंट हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। शो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम है। और देखो तो सही 2024 कैसे काम कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम प्रूव करो। पोटेंशियल क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू आर, ऐसी होगा, आई इंटू आर भी सेम है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या थी, आई बाई एन ए ई, तो करंट क्या है, एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट, तो यहां पे पुट करो एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट, इसकी जगह एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट, और फिर रेजिस्टेंस भी लगानी है पीछे, ये R1 कर लेते हैं इसमें, R1 और ड्रिफ्ट इंटू R2 ऐसे। ठीक है यहाँ तक। तो मुझे पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए इंटू एन इंटू A1 इंटू ई इंटू V1, एन इंटू A2 इंटू ई इंटू V2 इंटू रेजिस्टेंस की जगह रो एल बाई A2, A2 से A2, A1 से A1 कैंसल, बाकी सब कैंसल, प्रूव हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में सेम। ऐसे ना नंबर बांटे, मैं बता रहा हूँ 2024 में लोगों को, कहीं सोचे कि 90% फ्री में आ गए, तुम्हारे भी 90 मेरे भी 90, ऐसे नहीं है। ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का पेपर बना है 2024 का, और तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा था, उसमें भी उसने ठीक ठाक लेवल बनाया। ठीक, तो कुछ भी करो, ये मत कहना कि मैं छोड़ आया, मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी हैंस प्रूव कराना, कुछ तो करके आओगे, 2-4 फॉर्मूले तुम जेब में डाल के लेके जाओगे, कुछ भी करना है हैंस प्रूव जरूर करके आना।
देखो जब पेपर टफ होता है तो चेकिंग हमेशा लीनियंट होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बोर्ड का असूल है। तो ठीक है, तो उनको पता होता है जो चेकर पेपर चेकर को कि यार इस बार पेपर थोड़ा मुश्किल डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजी कहती है कि नहीं इसको थोड़ा रिलैक्स रखना है। ठीक, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा खाली हाथ मत, पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए, बात खत्म। 23 का है वैसे वो, 24 का भी नहीं है, 24 का आया है। लो, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, अच्छी बात है। रीडिंग आर नोटेड ए एंड बी, एम मीटर की ए, वोल्ट मीटर की बी। इफ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्ट मीटर तो क्या होगा, ए और बी की रीडिंग में क्या होगा, एम मीटर की रीडिंग का क्या होगा और वोल्ट मीटर का क्या होगा। करें, बोलो, अगर मैं किसी भी चीज को पैरेलल में लगाता हूं तो बोलो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ती है कि घटती है, घटती है, आर की वैल्यू घट जाएगी। अगर आर घटेगा तो करंट क्या है, वी बाई आर, अगर आर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, तो कम से कम ए तो इंक्रीज बोल ही दो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। अब वी का क्या होगा, नहीं जो वी है क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गई, घट गई, और वी क्या होता है, करंट इनटू आर, तो आर अगर घट गया तो वी भी घट गया, हाँ प्रोपोर्शनल, तो ये आंसर है इसका, वी घटेगा करंट बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। हमने किया हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाय राइज इन टेम्परेचर, क्या हुआ है ये, तो ये डिफाइन कर देना। और शो दैट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद राइज इन टेम्परेचर। याद है जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई थी, 2-4 बड़े अजीब से ग्राफ कराए थे मैंने, बुकलेट में बने हुए हैं सारे, उनमें से ग्राफ पूछ लिया रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, मुझे पता है ना मैं एनसीईआरटी के ग्राफ हैं, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है, उसको बोर समझ के छोड़ मत देना। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पे 10 है, -72 पे क्या होगी, तो हमने फॉर्मूला किया हुआ है ना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसके न्यूमेरिकल हमने किए थे, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसको न्यूमेरिकल आया हुआ है। नेक्स्ट है, हीटेड कॉइल रेटेड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है, काटने पे क्या होता है, लेंथ आधी हो जाती है, रेजिस्टेंस हाफ। वो कह रहा है फिर पावर का क्या होगा, देखो पहले पावर पी है, पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, नई पावर क्या होगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाई 2, यानी कि पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस, रेजिस्टेंस हाफ हो गई तो पावर ट्वाइस, तो आंसर ट्वाइस। ठीक, नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया भी पता है, करंट भी पता है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम, ये निकालना है। आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट हुई थी, पहली असाइनमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें ड्रिफ्ट के ऊपर न्यूमेरिकल थे, तो पहला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट स्पीड निकालो, आई बाय एन, नहीं आई पता है, एन पता है, ए पता है, ई पता है, फिर निकालना है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा, एम बाई एन ई स्क्वायर रू, ये हमने एक शीट की थी जिसमें सारे ऐसे फॉर्मूला थे, 2024 में ये भी आया है। नेक्स्ट, कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू डीसी बैटरी, तो फिजिकल क्वांटिटी जो सेम रहेगी वो क्या होगा, वो कह रहे हैं कॉपर वायर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बड़ी छोटी वायर हो सकती है ऐसे, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बोलो क्या चीज इसमें सेम रहेगी, करंट। फर्क क्या पड़ता है, एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन करंट कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सारी सीरीज में कनेक्टेड है, करंट जाएगा कहां, तो करंट की वैल्यू विल रिमेन सेम, सही। नेक्स्ट,
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, आर और रो के बीच में कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी लिख दो, और खाली हाथ मत दिखाना, 2 लाइन में। देखो अगर ये 3 नंबर का है वो 1.5 बांटेगा, और अगर कोई ये सोचे मेरा पेपर बढ़िया हो गया, मैंने कहा कैसे, कहता जी मैं फॉर्म में लिखा है इसके अंदर आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मेरे को 1.5 नंबर दे दो, नहीं देगा। ये कुछ तो लाइनें भरोगे उसमें, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज समथिंग समथिंग, कुछ भी लिख दो, रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज दिस दिस, फॉर्मूला है, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है, ये किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये डायमेंशन पे, लेंथ और एरिया चेंज करने पे चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो कुछ तो टेबल बना के टेबलर फॉर्म में डिफरेंस लिखोगे, ऐसे मत लिखना मैं लिखा है और 1.5 नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है 2 मेटल की रॉड्स हैं, लेंथ एल है, एरिया A1 A2 है, रेजिस्टिविटी रो1 रो2 है, पैरेलल में है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन, लो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कह रहा पैरेलल में, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या लगता है आर का, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 की जगह पुट कर देना रो1 L A एरिया A1, R2 की जगह रो2 L एरिया A2, यहाँ भी और यहाँ भी, और जो नई रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टिविटी क्या लेनी है, रो, सॉल्व कर लेना, रो आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाना है इसमें, ठीक। ये इस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नहीं है, डल गया गलती से, अब दोबारा कौन खोलेगा, यही अभी कर देते हैं सॉल्व। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये ना करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पहला पार्ट है इसमें चार्ज निकालो कितना है, देखो करंट और टाइम के ग्राफ में इसका एरिया निकाल दो, और करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके चार्ज है, इसका एरिया लेंथ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका चार्ज आ जाएगा एक। फिर वो कह रहा है कि किसी लूप को जिसकी रेजिस्टेंस पता है और एरिया पता है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया, तो इसके अंदर फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो बताना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपको याद हो हमने बुकलेट में किया था EMI में, जो चार्ज पास होता है, कितना चार्ज पास हुआ, वो चेंज ऑफ फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस R था, ये फॉर्मूला, और इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे NCERT के, कि जितना भी टोटल चेंज इन फ्लक्स है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, Q इंटू आर। तो देखो Q इंटू आर, तो इसमें चार्ज हमने निकाल लिया ग्राफ से, रेजिस्टेंस मुझे पता है, आंसर। फिर अगले पार्ट में वो ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, B की वैल्यू निकालो। अब तुम्हें ये पता है कि जब वो लूप बाहर निकल गया तो फाइनल फ्लक्स तो 0 हो गया, और चेंज ऑफ फ्लक्स तुम्हें पता है ये रहा, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या है, B इंटू एरिया, तो तुम्हें एरिया पता है, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेना, आंसर। चलो ये क्वेश्चन आ गया, बात अलग है, इलेक्ट्रिसिटी की शीट है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं वापस। तो इसके अंदर 21 में देख लेते हैं अब क्या है, किरचॉफ फर्स्ट रूल, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, और सेकेंड IR इक्वल टू 0, किसके ऊपर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, करंट चार्ज से बना हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन से बना हुआ है, यानी कि एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर गिवन है और 110 पे चलाना है, तो पावर की वैल्यू क्या होगी, तुम इन दोनों वैल्यू से P पता है, V पता है, सबसे पहले R निकाल लो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R, तो R का फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाय P, तुम पहले R निकाल लो। अब नई पावर के साथ तुम्हें क्या निकालना है, नई पावर निकालनी है, नई पावर क्या होगी, 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो जो R निकालोगे पुट कर देना, तो पावर आ जाएगी, क्लियर है। तो पहले तुम्हें R निकालना होता है यहाँ से, फिर उस R को वहां पुट करना है, तो नई पावर आएगी। हमने किया था ये इलेक्ट्रिक पावर की शीट में किया हुआ है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर। अल्फा नेगेटिव किसका होता है, सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टर। V पता है, R पता है, I आ गया, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1 सेकेंड में, I आ गया, टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, वहां से N की वैल्यू आ गई, ठीक, N की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है DC सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड अ बैटरी एंड आउटसाइड अ बैटरी क्या होगी। DC सर्किट में जब बैटरी बनती है तो बाहर करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और अंदर का करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। वो कह रहा है इसमें N E टाउ सब ले लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मार्क कर दो,
याद है वो ओम लॉ का प्रूव किया था, उसमें रेजिस्टेंस निकाला था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में। चलो मान लो मैं पेपर में भूल गया फॉर्मूला, याद ही नहीं आया क्या मार्क करना है, कम से कम इतना तो पता लगता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, रो एल बाय ए बाय एल तो हो नहीं सकता, एल बाय ए हो सकता है, ए बाय एल हो नहीं सकता, ए बाय एल हो नहीं सकता, भाई एक ही ऑप्शन है, उठा के मार्क कर दो, आर रो एल बाय आंसर। ठीक है, तुक्का भी ध्यान से मार लेना। ठीक, नेक्स्ट ये लो चेक करो। Two sources of equal EMF are connected in series. The combination connected to external resistance capital R, internal resistance of two sources R1 R2 है, potential difference across source of internal resistance R2 is 0, तो R क्या है देखो। सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाओ, दो बैटरीज हैं, इंटरनल R1 R2 है, एक्सटर्नल कैपिटल R है। सबसे पहले करंट बोलो क्या होगा, दो बैटरी सीरीज में तो E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा। वो कह रहा है कि ये जो सेल देख रहे हो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है, E2 माइनस आई इंटू R2, पर वो ये कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल है सेकेंड बैटरी का वो कितना आ रहा है, जीरो। तो मैंने उठा के जीरो पुट कर दिया, जीरो इज इक्वल टू E2 माइनस आई की वैल्यू पुट कर दो, E1 प्लस E2 R1 एंड R2 इंटू R2, सॉल्व कर लेना आंसर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ रहा है यहां तक। कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा करंट शॉर्ट सर्किट यहां से निकल आएगा। तो जिस वायर की रेजिस्टेंस नहीं है सारा करंट वहीं से प्रेफर करता है ना, तो इसको हटा दो, तो आंसर क्या आएगा, आर और आर सीरीज में आंसर इज 2R, आंसर 2R है। किरचॉफ लॉ, वो कह रहा है कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में पहले शक्ल दे, सब कुछ गिवन है, ई R1 R2 सब ले लो। कह रहे पॉइंट्स बताओ जहां पर इक्वल पोटेंशियल है, तो H पॉइंट, G पॉइंट, F पॉइंट और J पॉइंट में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, तो मतलब J, H, G और F सेम पोटेंशियल पे, आंसर मार्क कर लेना एक। दूसरा, करंट ब्रांच BG में कितनी है, BG, इसमें कोई इलाज नहीं है, किरचॉफ लॉ, आई करंट में से I1 इधर पास करो, I माइनस I1 इधर कर दो, लूप लॉ लगाओ, करंट आ जाएगा, करंट आ गया, आंसर आ गया। फिर कह रहा है पावर R1 में कितनी है, I1 स्क्वायर R1, इसकी पावर आ गई, जब I1 आ गया फिर पावर भी आ गई। और लास्ट पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस R3 में कितना है, भाई जब तुमने करंट ही निकाल दिया इसमें, करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो तुम्हें अल्टीमेटली करंट तो हर ब्रांच में निकालना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। यू लाइक सैम्पल पेपर से डाला हुआ है, मैं टेस्ट में भी डाला था तुम्हारे।